तो हम लोग बात कर रहे हैं द मेक अस प्राउड चैप्टर की। इसमें जो साइंटिस्ट लोग भारत के, केवल हम लोग इंडिया के बहुत प्राचीन या बहुत पहले समय के साइंटिस्ट लोग के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। और वो क्या थे? पहले थे सुश्रुत। सुश्रुत वाज अ सर्जन ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। वो बहुत पुराने जमाने की चीर फाड़ करने वाले जो सर्जन होते हैं ना, ऑपरेशन करने वाले, वो डॉक्टर थे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी का फादर कहा जाता है। अभी यूरोप में, अमेरिका में ये सब होता है, इंडिया में भी बहुत ज्यादा अच्छे अब होने लगा, लेकिन पहले हमारे यहाँ नहीं होता था। लेकिन सबसे पहले इंडिया में प्लास्टिक सर्जरी की गई थी और सुश्रुत ने की थी। इज बिलीव टू हैव परफॉर्म प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द नोज एंड ईयर टू। वो नाक और कान का भी प्लास्टिक सर्जरी कर सकते थे। He could remove cataracts by operating upon the eyes of his patient even in those days. आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है बुजुर्ग लोगों के, ओल्ड एज वालों को। ये जो हमारी काले कलर की जो अंदर दिखती है ना, उसके ऊपर है ना, ये क्या कहते हैं, ब्राउन कलर का चीज है ना, वो आ जाता है, झिल्ली सी आ जाती मेम्ब्रेन। उसको कट करके आज की डेट में बहुत तरह, अलग अलग तरह के ऑपरेशन करके निकाले जाते हैं उसको सब। प्लास्टिक सर्जरी बेटा मतलब कि जैसे पूरा जो बॉडी कोई भी खराब हो गया, स्किन खराब हो गई, तो उसके बदले एक आर्टिफिशियल स्किन लगा देना, वहां के टिश्यू को हटा के दूसरी जगह से टिश्यू ला करके दूसरी जगह से स्किन ले करके वहां पे चिपका देना, और वो ग्रोथ करके फिर ऑटोमेटिक हो सकता है। अभी मुंह बंद करिए, सब प्लास्टिक सर्जरी नहीं समझा रहे हम बाद में। ये सब फालतू बातों का क्या मतलब है? प्लास्टिक सर्जरी समझ पाएंगे आप तो क्यों समझाएं आपको? चौथी क्लास में है ना, थोड़ा क्लास भी तो वैसा हो तो क्वेश्चन का जवाब भी आ जाए। आप नहीं समझ पाओगे तो कैसे समझाएं? टिश्यू समझती हो क्या होता है? टिश्यू सेल समझती है? तो फिर बात ही करते हैं अभी उतना। हाँ तो अभी नहीं समझा सकते ना इतनी ज्यादा डीपली चीजें। हमारा कोई स्किन जल जाए, कट जाए, कोई दिक्कत हो जाए ना, तो कोई जांग का जो मांस होता है, जांग या थाई का, कहीं का जहां ज्यादा मांस होता है या स्किन, वहां से लेकर के वहां पे लगा दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से कि वो धीरे धीरे हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसके साथ चिपक जाता है, और बिल्कुल कुछ दिन में लगेगा कि वो वहीं का स्किन बन जाए। यही प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, इसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने बहुत तुमको रफली समझाया है, इसे बहुत ज्यादा डीपली समझना है। तो आप खुद समझ लो कि जो आदमी नाक कान का, आंखों का सर्जरी कर दे, प्लास्टिक सर्जरी कर दे, कितना बड़ा साइंटिस्ट होगा। तो सुश्रुत बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते। इन्होंने अलग अलग तरह की बीमारियों के लिए दवाओं के बारे में भी लिखा, मेडिसिन के बारे में, जो भी हम लोग जानते हैं। और हमें पता ही है कि हमारा जो देसी आयुर्वेद है कितना ज्यादा अच्छा है। इन्होंने एक किताब लिखी जिसको सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता कहा जाता था। एक बुक थी, मेडिसिन की बुक। इसमें अलग अलग तरह के मेडिसिन के बारे में, किस डिजीज के लिए कौन सा मेडिसिन अप्लाई होगा, काम आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हो कि उसमें सर्जरी के अलग अलग तरीके भी, जो सर्जरी किस तरह ऑपरेशन होगा, उन तरीकों के बारे में भी लिखा गया। हाँ बिल्कुल है, और क्या, उसको पब्लिश बार बार किया गया, मिल जाएगा और नेट पे मिल जाए। चरक, हमने अभी क्या बोल रहा है यार ये? पब्लिश तो मतलब कौन करेगा? उस जमाने की बुक को फिर रिक्रिएट किया गया है, दोबारा लोग प्रयास किए हैं उसको लिखने का, या उसको संस्कृत में थी ना तो ट्रांसलेट करने की कोशिश की गई। हमें आधे घंटे में चैप्टर खत्म करना है, दाएं की क्वेश्चन मत लिखिए तो। सुश्रुत संहिता तो समझ गए आप लोग, सुश्रुत कौन थे। अब दूसरे जो बड़े मेडिसिन में डॉक्टर थे उनका नाम था चरक, CHARAK, चरक। चरक वार फिजिशियन, ये सर्जन नहीं थे, ऑपरेशन करने वाले नहीं। फिजिशियन वो होते हैं ना, देखो, सर्जन वो होते हैं जो ऑपरेशन करके आपका इलाज करते हैं, और फिजिशियन वो होते हैं जो सीधे आपको दवा दे देंगे, आपसे पूछेंगे, नब्ज देखेंगे और सीधे दवा लिख के आपको यह दवा दे देंगे, आप ठीक हो जाओगे। तो जो केवल दवा दे वो फिजिशियन होता है, और जो ऑपरेशन करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर क्या कहते हैं? बेटे मेरे को 1:30 तक का टाइम दीजिए प्लीज, अब रिवाइज कर लीजिए।
जी कोई बात नहीं बेटा, 1:30 तक का टाइम मुझे और 16 मिनट रिवाइज करिए। सर्जन करते बिल्कुल। मेडिसिन केवल दवा देने वाले को या दवा प्रिस्क्राइब करने वाले को चरक। चरक नहीं बेटा, फिजिशियन। सर्जन, प्लास्टिक सर्जरी, वो भी सर्जन ही ना। सुश्रुत, हाँ नाक और कान का तो प्लास्टिक सर्जरी करना थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, हर जगह जहाँ स्किन है। देखिए आप लोग बातें नहीं करेंगे, सबके पास अपने अपने बुक है ना, तो क्यों एक दूसरे से बात कर रहे हो? कसम खा के आए हो क्या? बूटी सुन के आए हो? हाँ तुम यहाँ आओ, हाँ यहाँ बैठो, इसके बगल में बैठो ना। तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ रख दो उसका। अब तुमको बैठने के लिए किसने कहा वहां पे? दूर रहना है ना, एक कुर्सी छोड़ के बैठो। मत बोलो यार, ऑपरेशन ऑपरेशन। जो पढ़ा रहे हैं वो सुनो, एक्स्ट्रा ज्ञान मत लो, उसके लायक नहीं हो। चरक एक फिजिशियन थे जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे, और माना जाता है कि 2000 साल पहले थे। और ये जितनों का नाम सुन रहे हैं ना, सब बिहार के लोग थे, ये भी जन जाइए जी। उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी, इन्होंने चरक संहिता लिखी, ठीक है। उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी, इन्होंने चरक संहिता लिखी। तो मास्क नहीं लाए हो लड़के, तो पहनो ना मास्क अपना। इतना वायरल हो रहा है, सारा वायरस घूम रहा है अंदर बाहर, और आप मास्क जेब में डाल के घूम रहे हो। क्या बेटा? ओके, इन्होंने चरक संहिता नाम की बुक लिखी थी, और उसमें डाइजेशन के प्रोसेस को बताया था। अभी जो डाइजेशन हम लोग जानते हैं कि खाते हैं पेट में जाता है, सब समझा रखा है आप लोग को, तो ये उस जमाने में 2000 साल पहले इन्होंने लिख दिया था। He also wrote about disease, इन्होंने बीमारियों के बारे में लिखा, उनके सिम्टम, डायग्नोसिस, मतलब कि अगर कोई छींक आ रही है, शरीर तप रहा है, तो क्या होगा आपको, और क्या क्या सिम्टम दिखेगा तो माना जाएगा कि आप बुखार है, या आपको लीवर प्रॉब्लम है, हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, इन्होंने उसके बारे में लिखा चरक संहिता में। इन्होंने कहा कि हाइजीन मतलब साफ सफाई और मेडिसिनल प्लांट वर द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए एक साफ सफाई, और दूसरा जो जड़ी बूटियां या औषधि जो होती है ना, पेड़ पौधों से जो दवाएं बनाई जाती है, जो जड़ी बूटी होती है, उसका बड़ा ही उपयोग है, वो काफी। इन दिस बुक चरक ऑल्सो टॉक about the responsibility of a doctor and how a doctor should conduct oneself with his patient। एक डॉक्टर का जो कर्तव्य होता है, जो ड्यूटी होती है, कैसा उसको काम करना चाहिए उसके बारे में, और साथ ही साथ अपने पेशेंट के साथ उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने लिखा। और अभी जो डॉक्टर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें चरक संहिता से ये सब चीजें भी बताई जाती। चरक जी, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, उन्हीं के नाम पे संहिता लगा दो। आर्यभट्ट, आप लोग को पता ही, सुना है आप लोगों ने, आर्यभट्ट वाज द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। खगोलविद, तारे ग्रह ऊपर जो दिखते हैं ना, प्लैनेट, स्टार्स, मून्स, ये सब उनके बारे में बताने वाले भी थे। उनके भी बहुत बड़े विज्ञानी थे, ये वैज्ञानिक थे, जानकार थे। और दूसरा सबसे जो फेमस जिस चीज में थे, वो तो मैथ्स में थे, गणित, बहुत बड़े गणितज्ञ या मैथमेटिशियन थे। अब देखिए इन्होंने क्या किया, स्टडीड द स्टार्स विद ग्रेट एक्यूरेसी इवन इन दोस टाइम्स। हम लोग जिस तरह से अभी तारों की दूरी का या तारों के बारे में बताते हैं, उस जमाने में इनके पास तो ना टेलीस्कोप था, ना कोई देखने का जरिया,
लेकिन फिर भी उन्होंने तारों के बारे में सही सही अनुमान लगा के बताया था अपने गणित की मदद से, मैथ्स की मदद से। अब हम आर्यभट्ट ने जो बताया, सुनते जाइए। आर्यभट्ट इंट्रोड्यूस्ड द प्लेस वैल्यू सिस्टम। अभी प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ते हैं ना, ये आर्यभट्ट ने दिया था। अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच मैथमेटिशियन जॉर्ज इफ्रा, द नॉलेज ऑफ जीरो वाज आल्सो क्लियर इन द प्लेस वैल्यू सिस्टम ऑफ आर्यभट्ट। जीरो जो प्लेस वैल्यू में आता है, जब हम जीरो के बारे में जानते हैं, जीरो भी आर्यभट्ट ने दिया था। खुद सोचिए कि अगर जीरो मैथ्स में नहीं होता तो मैथ्स में बहुत कुछ की दिक्कत हो सकती थी, तो जीरो भी आर्यभट्ट ने दिया था। सबसे बड़ा जो योगदान था आर्यभट्ट का मैथ्स में, या कंट्रीब्यूशन था या देन थी, वो था जीरो का इन्वेंशन। जीरो इन्होंने ही दिया जी, बिल्कुल। हिज बुक आर्यभट्टीय, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नाम का किताब लिखा था, और उसमें देखिए क्या क्या हुआ था। देखिए, लाइक ए लिटरेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, और ये भी किताब मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी मतलब कि ग्रह तारे सूर्य आसमान जो ये उसके बारे में, और गणित या मैथ के बारे में इसमें लिखी गई थी जी। इट कंटेन्स टॉपिक्स लाइक अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड फ्रैक्शन। अर्थमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, अलजेब्रा मैंने भी पढ़ा है 5th क्लास को, अलजेब्रा नहीं पढ़ा है ना, एक्स वाई जेड अगले क्लास। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में पढ़ना है आप लोग को। फ्रैक्शन तो पढ़ा ही आपने, फ्रैक्शन आर्यभट्ट चचा नहीं पढ़ाया। अब लिटरेचर एंड म्यूजिक, लिटरेचर की बात करते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत के थे, इनकी एक छोटी सी कहानी आप लोग को सुना देते हैं कालिदास जी के बारे में। कालिदास इस धरती के सबसे बड़े मूर्खादित्य, महामूर्ख, मूर्खादित्य, ठीक है। क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी एक ब्राह्मण थी, लेडीज थी, और बहुत ही ज्यादा प्रकांड विद्वान, बहुत तेज, इंटेलिजेंट। वो कहती थी कि जो भी मेरे को ना आर्गुमेंट में या जो भी बातचीत में हरा देगा, मैं उसी से विवाह करूं, मैरिज करूं, ठीक है। तो बड़े बड़े ब्राह्मण जाए, बड़े बड़े विद्वान ऋषि महर्षि, को इसको हरा ही नहीं पाई, इतनी तेज थी वो। और उसको घमंड भी बहुत ज्यादा था उस औरत को अपनी विद्या पर, समझ रहे हैं ना। तो सब ब्राह्मणों ने सोचा कि देखो एक आदमी मिलकर के तो इसको हरा नहीं सकता। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एक आदमी सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रख सकता है, लेकिन किसी एक ही सब्जेक्ट में तो स्पेशलिस्ट हो सकता है ना, समझ रहे बात को। तो जो मान लो मैथ के हैं, जो विज्ञान के हैं, जो लिटरेचर के, सब बड़े बड़े जो विद्वान थे सब मिल गए और बोले कि एक तो नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग सब कोई मिल करके इसको हराएंगे और इसका विवाह धरती पर सबसे बड़े मूर्ख से करवाएंगे। बीच में क्वेश्चन जी। तो बोले कि अपने चेलों को भेजा और कहा कि सबसे पहले देख के आओ दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कौन, खोज के लाओ। तो सब लोग ढूंढते ढूंढते दिमाग खराब हो गया। शाम को थक हार के बैठे थे तो देखे कि एक आदमी है ना, जैसे डाली यहाँ लगी हुई है ना, तो डाली पेड़ की तरफ होगी तो पेड़ की तरफ बैठोगे ना, तो डाली के दूसरी तरफ बैठ के जिस डाली पे बैठा था उसी डाली को काट रहा कालिदास। तो ले भाई और कुछ होना, इससे बड़ा तो मूर्ख मेरे को अभी तक कोई नहीं दिखा, इसी ने धरते हैं। आपको बोलने के लिए नहीं कहा, सुनने के लिए कहा। बेटा अभी टाइम है आपके पास 7 मिनट का, ठीक है। काट रहे थे, कालिदास को पकड़ के ले आए, मतलब कि मना करके, भाई देखो तुम्हारा विवाह दुनिया में सबसे मतलब सुंदर और क्या कहते हैं ज्ञानी जो विदुषी होगी उससे करें। लेकिन हमसे क्यों करेगी, हमारा तो ऐसे भी नहीं हो रहा, सब महामूर्ख कहते हैं हमको, ठीक है। लेकिन नहीं होगा, हम लोग कराएंगे, चलो चलो भाई। उसका कौन सा पैसा लग रहा, उसके कौन से गेरू माल मवेशी बेचे जा रहे। मम्मी पापा पता नहीं, मम्मी पापा के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। तो गए, जब गए तो इसको कहा गया ना कि एक काम करना, तुम कुछ बोलना मत, या तो ऐसे करना और नहीं तो ऐसे। जो क्वेश्चन पूछेगी या तो यस में मुंडी हिलाना और नहीं तो नो में अपना सर हिलाना, बस। बाद बाकी हम लोग संभाल लेंगे। गए उनके पास तो कुछ
वो जो मैम थी कुछ क्वेश्चन पूछे या कुछ बोले, अपनी बात रखें, बोले कि आप विचार रखिए अपना। तो सबने कह दिया था कि महाराज का मौन व्रत है, महाराज जी कुछ बोलेंगे नहीं, हम लोग इनके चेले हैं, हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग को, ठीक। इस तरह मुंडी ऊपर नीचे करते करते अब वो बेचारी अकेले, और यहाँ 20-25 प्रकांड विद्वान है, सब व्याख्या किए जा रहे हैं, वो हार गई और कालिदास का चरण पकड़ के बोली अब हम वरमाला डाल दिया कि ब्याह करेंगे। ठीक है, ब्याह हो गया। उसके बाद जब बातचीत हुई, तो बातचीत होगा तो पता चल जाता है ना कि भैया अब तो मौन व्रत तोड़ेंगे, है कि नहीं, मालकिन के सामने तो सबको मौन व्रत तोड़ना पड़ता है। तो मौन व्रत टूटा तो पता चला रहा ये तो पागल है, महामूर्ख आदमी है, ठीक है। तो बहन क्या होना था, उसी रात दिए 2 लाख और कालिदास को सड़क पर, हट चल दे, कालिदास को सड़क पे भगा दिया। अब बोला भाई मैं, और कालिदास अचंभे में, ब्याह ब्राह्मणों ने कराया, तुमने ब्याह किया, हमने क्या किया, हमारा तो हम तो पता ही है महामूर्ख है। तो भाई उसके साथ तो औरत के साथ धोखा हुआ था, ये गए बेचारे। अब उस रात को अब कहां जाएं, ठीक है ना, जो ये थी बहुत पैसे वाली थी, महल में आए थे, अब महल से सड़क पे निकाल दिया। अब मैम ने 2-4 लात मारे ही, और जो दरबान था उसने भी 10 दबा के मार दिए, चल मुंह से खून आ गया, दांत तोड़ के निकाल दिया। अब रोते 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 सोचे कहां जाए। तो आदमी जो दिमाग कम चलाता है ना, जो मूर्ख होता है ना, वो भगवान में बड़ी आस्था रखता है। काली माता का मंदिर था, हाँ सॉरी, हाँ आस्था दीदी, आस्था तो बड़ा विश्वास होता है उसका, भगवान में आस्था होती है उसकी। तो गए काली माँ के पास, बैठ के रोने लगे कि बताओ हमको धरती पे भेजे ही क्यों, यही दिन दिखाना था तो दिन से भेजते ही नहीं, आप ही तो मैंने सबको धरती पे भेजते हो, भगवान हो आप। काली माँ प्रकट होगी, पता नहीं अब तो हम इतना चिंतन करते, बाबा कभी प्रकट नहीं होते। उस जमाने में भगवान भी तुरंत है ना, क्या कहते हैं, मोदी की तरह, योगी की तरह कहीं प्रकट हो जाते थे। हाँ अब होते ही नहीं, पता नहीं क्यों, जनसंख्या ज्यादा है ना, भगवान कंफ्यूज हो जाते। हाँ भगवान कंफ्यूज हो जाते। आए, कहानी ऐसी है, काली माँ ने दर्शन दिया और बोला कि बोल क्या चाहता है। तो क्या चाहते हैं, सब महामूर्ख कहता है आप मेरे को दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बना, ले ले तथास्तु, जब हो गया। और ये कालिदास इतने बड़े कवि, इतने महान विद्वान हुए कि अभी तक पूरी दुनिया में या तो यूरोप में शेक्सपियर को माना जाता है, और नहीं तो पूरे एशिया में, इंडिया में तो कालिदास को, इनके जैसा पुस्तक किसी ने नहीं लिखा। बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। इनकी एक किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत में, उसका 22 से 24 दुनिया की भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। इतनी बढ़िया किताब, समझ रहे हैं बात को। बनेंगे कालिदास, लत खाना पड़ेगा, तुम तो बन भी नहीं सकती। कालिदास के लिए मेल होना चाहिए ना। तो कालिदास के बारे में तो अब अच्छे से याद रहेगा ना आप लोगों को। अब जितने भी महान वैज्ञानिक है, सबके बारे में कोई ना कोई कहानी सुनेंगे। देखिए, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संभव, ये किताबों का नाम है। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे, एपिक्स लिखी थी इन्होंने, कालिदास की एपिक्स, बहुत मोटी मोटी किताब। अभिज्ञान शाकुंतलम मैंने आपको बताया ही था। अब तानसेन जी के बारे में बात करते हैं। माना जाता है कि इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिशियन थे, इनसे ज्यादा अच्छा गाने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ। तानसेन, सुनिएगा बेटा, धीरे कौन गाता, अभी किसी ने माइक दे दे, कहती है ना माइक फाड़ देगा सब। तानसेन was a singer and musician during the medieval period. Akbar, the great cure, केवल अकबर, अकबरवा, had 9 gems और नवरत्न in his court. अकबर जो था, उसने अपने दरबार में 9 रत्न रखे थे, मतलब 9 मंत्री थे उसके दरबार में, मुंह से मत बोलिए, ठीक है। उसमें तानसेन भी एक था।
बहुत अच्छा गाता था। ये माना जाता था कि जब गाना गाए ना तो बुझता हुआ दीप जल जाता था, और एक तरह का जब वो संगीत छेड़ता था तो बादल घिर के बारिश करने लगते थे, मैंने माना जाता है कि, ठीक है ना, ऐसा अच्छे गायक। राग मल्हार और राग दीपक, राग ये राग इसी तरह वाला। तो राग मल्हार वो था ना कि अगर जब ये तानसेन जब गाना स्टार्ट करते थे राग मल्हार, मतलब वो गिटार बजने की नहीं, नो 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 नॉट लाइक दैट, ठीक है, मतलब वो बीना उना नहीं होती वो जी इस तरह, मैं तो थोड़ा कौवे टाइप वो अच्छा करता। एक काय मंत्री होगा, चाहे जितने रख ले, तेरे पास सैलरी देने के लिए पैसा होना चाहिए। अब तू एक रख पाएगा, राजा है वो, कितनी भी रख ले भाई। हम तो एक भी ना रख पाए, हम तो पाइप मार के काम करवा लेंगे। देखिएगा, तो तानसेन पहले दूसरे राजा के थे, गायक थे उनके दरबार में, इनको बड़े पसंद आ गए अकबरवा को। अकबर ने इनको अपने दरबार में रख लिया और राग मल्हार की रचना की तानसेन। जब ये राग मल्हार गाते थे तानसेन, तो बादल घिर करके बारिश होने लगती थी, इतना इनके संगीत में शक्ति थी इनकी, मैंने ज्यादा शक्ति थी। बारिश होती थी कि नहीं किसी ने देखा नहीं। दूसरी बात, बुझा हुआ दीपक भी जल जाता था, राग दीपक ऐसा गाना था। मुंशी प्रेमचंद देखते हैं। अब देखिए, अभी रिसेंटली मतलब कि कुछ 100-150 साल पहले की बात है, या 100 साल से कम ही। हाँ बेटा, ये इतिहास में तो रिसेंटली मानी जाती है। मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े राइटर थे, और आपको मैं बता दूं, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद बनारस उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही गांव के एक आदमी थे, ठीक है, वहां जन्म हुआ था इनका, और बहुत ही बड़े राइटर थे। हम लोग जब छोटे थे ना, अभी भी आप लोग को कुछ कहानियां बड़े हो गए ना, तो आपको एनसीईआरटी में हिंदी में इन्हीं की पढ़नी है। ये भारत के सबसे बड़े राइटर थे, इनसे ज्यादा अच्छा राइटर कोई नहीं। ये हिंदी और उर्दू दोनों में लिखते थे। इनका पेन नाम तो प्रेमचंद था, लेकिन असली नाम धनपत राय था जी, असली नाम धनपत राय था। इतनी गरीबी थी बचपन में इनके कि खाने को नहीं, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं, बहुत ज्यादा गरीबी, और बहुत कम उम्र में ही इनके पिताजी भी गुजर गए थे, ठीक है ना। मंगल ग्रह पे, धरती पे रहेंगे और कहाँ रहेंगे, वहीं पे बनारस में रहेंगे ना, और कहाँ रहेंगे। सारा काम बनारस किया था। आवाजे कलम भी इनको कहा जाता है। असरे हम कहाँ बोल रहा है ऐसा, तो वैज्ञानिक लोग चेक किया कितने, बाद में लेके आना, अभी अपने पास रखो, मेरे पास नहीं छोड़, मैं मांगूंगा सबसे, कर लो। तो इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे। देखो यहाँ पे सर सैयद अहमद खान जो थे, इनके बारे में पढ़ना है। मैं इनके बारे में पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि देशद्रोही थे, और अरे ये फालतू आदमी थे, पता नहीं बुक में इनके लिए क्यों दिया गया है, कुछ अच्छे आदमी नहीं थे, हम लोग इनको स्किप करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर चचा के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, मैं बोलूं अगर आप क्या किया। He was a great philosopher, poet, writer and musician. रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता है, जाना गाना माना इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। साथ ही साथ 1901 में इन्होंने शांति निकेतन कोलकाता में शांति निकेतन नाम की एक यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें सारे लोग आके पढ़ते हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। कीप क्वाइट, ठीक है। इनको 1913 में 1913 में अपनी एक पोइट्री की कलेक्शन या किताब के लिए, मतलब कविता के किताब के लिए, जिसका नाम गीतांजलि था, नोबेल प्राइज मिला था। भारत में पहला नोबेल प्राइज जीतने वाले भारत के वो आदमी
जिन्होंने पहला नोबेल प्राइज जीता था रविन्द्रनाथ टैगोर चचा थे। और 1919 में 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला बाग पंजाब में, वहां पे 1919 में 13 अप्रैल 1919 में एक अंग्रेज जनरल जो था उसने हजारों आदमियों को उस बाग में घेर करके अटैक में मार दिया। तो इसके लिए हम लोगों ने तो इस कारण से उन्होंने अपना ये नोबेल प्राइज सरकार को लौटा दिया कि हम ये नोबेल प्राइज नहीं रखेंगे। ठीक है ना, समझ रहे बात को। अब बात करेंगे इंग्लिश में, कुकर विद जुकर।